साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारत में अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पढ़ेंगे। बहुतों बार परीक्षाओं में प्रश्न आपसे इससे संबंधित पूछे जाते हैं और ख़ास करके जो PCS की परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप मेंस लिखने जाएंगे और इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ भी इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न प्राय पूछे ही जाते हैं। और पूछने का एक कारण ये भी है कि इस अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बहुधा आप समाचार पत्रों में राजनीतिक टीका टिप्पणी भी सुनते रहते हैं। तो इसके कारण ये जो टॉपिक है, ये जो विषय हमेशा चर्चा में रहता है। तो आयोग या संस्था ये आशा रखती है कि आप इसके बारे में मतलब अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक आयोग के बारे में एक अच्छी और सुस्पष्ट समझ रखते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर ये अल्पसंख्यक होते कौन हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है। क्या कोई भी अल्पसंख्यक हो सकता है? तो वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो जब साम्राज्यवाद खत्म होने लगा, या यूँ कहिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब नए नए राष्ट्र उभरने लगे और नए नए राष्ट्रों में तरह तरह के जो लोग थे वो एक समुदाय के रूप में स्थापित होने लगे, तो वहाँ पे ये समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अर्थात किसी राष्ट्र में कोई जो समूह था वो अल्पसंख्यक होते थे, तो वहाँ उनके लिए संवैधानिक और सामाजिक दोनों तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जहां उनको संवैधानिक स्थिति अच्छी स्थिति नहीं प्रदान की गई, या अब बहुत सारे लोगों ने दी। तो इस तरह की चीज़ें आने लगी। कालांतर में संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए मान के चलिए कि 60-70 के दशक में बहुत सारे उसने आयोग बैठाए, आयोग की स्थापना की, और अंतोगत 1992 में एक संकल्प के द्वारा, जिसे महासभा ने भी अपनाया, पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए क्या कहते हैं कानूनी प्रावधान करने के लिए तथा अल्पसंख्यक हितों को मान्यता प्रदान करने वाला संकल्प उसने पारित किया। कब? 1992 ईस्वी में। और उस संकल्प में संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में, या यूँ कहिए कि संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय या निर्जातीय या यूँ कहिए कि जातिगत विशेषता के आधार पर, साथ ही भाषाई और धार्मिक, 3 तरह के अल्पसंख्यकों को उसने माना कि हाँ ये अल्पसंख्यक होते हैं यदि किसी राज्य में ये कम आबादी में है तो। अब ये तो वैश्विक स्तर की बात थी। हमारे यहाँ भी जब औपनिवेशिक काल में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजी क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी प्रभाव के कारण भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनमें भी ये राजनीतिक चेतना आई कि भाई हमें भी संविधान में, और साथ ही जब देश आज़ाद हो तो कुछ हक और हुकूक मिले। आपने देखा कि किस प्रकार से इसी नाम पे पाकिस्तान देश बन गया हमारे यहाँ। तो जब कांग्रेस के पास ये बात आई और कांग्रेस को ये चीज़ समझ में आने लगी, तो 30 के बाद आप विभिन्न अपने इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 30 के बाद हमारे यहाँ जो कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन होते थे उसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के विशेष हित की बात की और कहा कि हम आपको विशेष स्थिति प्रदान करेंगे, विशेष क्या कह सकते हैं अधिकार प्रदान करेंगे, ताकि बहुसंख्यक के बहाव में आप बह न जाए। तो ये एक वैश्विक स्तर पर और एक देश स्तर पर ये बातें थी। अल्पसंख्यकों के साथ एक स्थिति क्या होती है कि उन्हें दोहरा बचाव की आवश्यकता होती है। एक तो बहुसंख्यक के बहाव में बह न जाए, दूसरा कि उन्हें कानूनी सुरक्षा के साथ साथ उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है ताकि वो अपने विशिष्ट भाषा, लिपि, आस्था, विश्वास को बनाए रख सकें। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका पूरा क्या कहते हैं कि मतलब पूरी तरह से इसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे रक्षा उपाय संविधान में किए, और बहुत सारे अनुच्छेद आपको मिलेंगे जहाँ पे अल्पसंख्यकों के विशेष हित की बात की गई है। लेकिन हमारे संविधान में जो है, मैं संविधान की बात अपनी संविधान की बात कर रहा हूँ, वैश्विक और आज़ादी मूवमेंट की नहीं, हमारे अपने संविधान में ये स्थिति की गई है कि अल्पसंख्यक जो होंगे वो अपने विशिष्ट भाषा, धर्म, आस्था, विश्वास को बनाए रखेंगे, लेकिन
बहुत बार आप राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक टीका टिप्पणियों में सुनते होंगे कि किसी खास वर्ग को विशेष अधिकार दे दिए गए हैं या विशेष स्थिति प्रदान की गई है। नहीं, हमारे संविधान में किसी को भी विशेष स्थान प्रदान नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें रक्षा उपाय किए गए हैं, रक्षा दी गई, यानी कि उनके लिए सिर्फ एक बाउंड्री बना दी गई है कि भाई उनकी जो स्थिति है उसका कोई अतिक्रमण न हो जाए। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति के अधिकार को, हर व्यक्ति के हित को, हर व्यक्ति के क्या कह सकते हैं हकूक को इज्जत की जाती है, तवज्जो दी जाती है और साथ ही उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्र में या किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अल्पसंख्यकों के साथ आपका व्यवहार ही होता है, वो लिटमस टेस्ट होता है कि आपका लोकतंत्र कितना अच्छा चल रहा है। तो इन्हीं सब आयामों के अधीन हम आज देखेंगे कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है, कब बनाए गए और उनके लिए क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमने रखा है परीक्षा के लिए, और साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। तो हमारे देश में, भारत में ध्यान दीजिएगा कि अल्पसंख्यकों का कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। सिर्फ दो प्रकार के अल्पसंख्यक का जिक्र है, एक धार्मिक और एक भाषाई। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि धार्मिक अल्पसंख्यक का जो निर्धारण होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, राज्य स्तर पे नहीं होता है, जिला स्तर पे नहीं होता है। जब भी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक क्या कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है वो किस स्तर पे होता है, तो राष्ट्र स्तर पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे होता है। परंतु भाषाई अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है होता है वो राज्य स्तर पे होता है। ध्यान रखेंगे कि भाषाई अल्पसंख्यक का जो निर्धारण होता है वो राज्य स्तर पे होता है, धार्मिक अल्पसंख्यक का जो निर्धारण होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। संविधान में कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। तो लेकिन कालांतर में 1993 में केंद्र सरकार ने 5 धार्मिक समुदायों को क्या कहते हैं अल्पसंख्यक घोषित किया, और उसके बाद फिर 14 में एक और समुदाय को जोड़ा। कौन कौन थे, इसको एक संक्षेप दृष्टि से देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख है। हमने पहले ही बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय और निर्जातीय स्तर पर भी अल्पसंख्यक का रखा, लेकिन भारत में उसको माना नहीं गया। भारत में सिर्फ और सिर्फ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक का प्रस्ताव रखा गया, और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक जो होते हैं उनका निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर होता है। हालांकि बहुत सारे जो संगठन है वो कोर्ट में गए कि भाई इनका निर्धारण जो है वो राज्य स्तर पर हो, चूंकि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू, जो भारत की मेजोरिटी है, हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं वो बहुसंख्यक हैं। लेकिन कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस पर कुछ अपना उपाय कर सकती है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख है। पहला धार्मिक, दूसरा भाषाई। ध्यान रखिएगा, 2 ही प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख है, भाषाई और धार्मिक। केंद्र सरकार ने 1993 में, हमने बताया कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने अल्पसंख्यकों से संबंधित, उनके अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को क्या कहते हैं अपनाया, और कालांतर में भारत सरकार ने भी इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए 1993 में केंद्र सरकार ने 5 धार्मिक समुदाय, कौन कौन, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई एवं सिख को एवं पारसी को राष्ट्र स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया। याद रखिएगा, किस स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे। कौन कौन, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख एवं पारसी। उस समय 5 थे। कालांतर में जनवरी 2014 में, कब, 2014 में जैन समुदाय को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो हमारे यहाँ 6 धार्मिक समुदाय जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे अल्पसंख्यक हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आबादी जो है मुस्लिम की है और सबसे कम जो आबादी है वो पारसी की है। अब देखिए, ये चीज़ हमने अपने ओर से जोड़ दिया है कि अनुच्छेद 15 एवं 16, अनुच्छेद 15 और 16 जो है वो साधारणतः सभी के लिए है, लेकिन इसमें भी सबके हितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के भी हितों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि इसमें स्पष्ट लिखा नहीं गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये प्रावधान रखे गए हैं कि जो भी कमज़ोर वर्ग होंगे, जो भी ऐसा वर्ग जो दबा हुआ हो, उसके विशेष हित को ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने इसके पीछे साधारण शब्द लगा दिए। अनुच्छेद 15-16, इसके बाद 25, 26, 27, 28, 29 एवं 30 धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों से संबंधित है।
देखिए 15-16 साधारण है, सभी के लिए। उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29 एवं 30 जो है धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक, धर्म तो उनकी ही है। हर धर्म की या हर समुदाय की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। विशिष्ट संस्कृति का मतलब ये नहीं कि वो कुछ अलग है, नहीं, उस संस्कृति में उनके क्या कहते हैं, लिपि संबंधित है, उसी संस्कृति में उनके नृत्य संबंधित है, उसी संस्कृति में उनके पूजा पद्धति जो होती है वो सम्मिलित है, और साथ ही उनके ऐसे कोई कृत्य भी सम्मिलित हैं जो बाह्य रूप से करते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, पेंटिंग बनाना या वो कुछ अलग प्रकार के ऐसी क्रिया विधि जो वो विशिष्ट रूप से रखते हैं। जैसे आदिवासियों में क्या है कि वो एक विशिष्ट समय में विशिष्ट शिकार किया करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को भी इसमें रखा गया, और सब संस्कृति में ही। तो 25, 26, 27, 28, 29 एवं 30 धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यक से संबंधित है। परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अनुच्छेद 347, 350, 350A एवं 350B भाषा के अल्पसंख्यकों से संबंधित है। याद रखिएगा, ये धार्मिक सांस्कृतिक है और ये भाषा से संबंधित है। ये याद ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यवार होता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर होता है। देखिए, अनुच्छेद 30 को अल्पसंख्यक शिक्षा का चार्टर भी कहा जाता है। अब परीक्षाओं में आपसे जब पूछ दे कि निम्न में से कौन अल्पसंख्यकों के शिक्षा का चार्टर माना जा सकता है, तो अनुच्छेद 30 को, अनुच्छेद 30 जो है वो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शिक्षा का चार्टर बोला जाता है। अभी क्या है, तो ये विशेष अधिकार देता है कि वो अपने क्या कह सकते हैं, अपने धर्म या अपने संस्कृति से संबंधित शिक्षा क्या है स्थान खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान रख सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक से संबंधित आपको जानकारी लेनी है, तो हमारा उससे संबंधित दूसरा वीडियो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बताने का मतलब हो जाता है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है और साथ ही कन्फ्यूजन उत्पन्न होने लगता है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ भारत में अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये हमने सिर्फ परीक्षा उपयोगी पॉइंट आपके लिए लिख दिया। अब देखिए, संसद एवं राज्य विधानमंडल, ध्यान रखिएगा, संसद एवं राज्य विधानमंडल अल्पसंख्यक एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए समवर्ती सूची के तहत कानून बना सकते हैं। परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि अल्पसंख्यकों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है सिर्फ संसद को, नहीं, संसद भी बना सकती है, विधानमंडल भी बना सकती है, और ये मामला जो है समवर्ती सूची के तहत आता है, और समवर्ती सूची के तहत दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब एक ही विषय पर दोनों कानून बनाएंगे तो संसदीय कानून प्रभावी होगा। तो इसको फिर से दोहरा दे रहा हूं, संसद एवं राज्य विधानमंडल अल्पसंख्यक एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए समवर्ती सूची के तहत कानून बना सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत बार सुनिएंगे, मैंने प्रारंभ में भी जिक्र किया था कि राजनीतिक रूप से सुनेंगे कि भाई किसी के साथ ये बोला गया कि माने अल्पसंख्यकों को ये कहा गया कि इनको विशेष स्थिति प्रदान की गई। नहीं, संविधान में किसी को विशेष स्थिति नहीं प्रदान की गई है। यह ध्यान रखिए, एकदम साफ साफ कॉन्सेप्ट रखिएगा। सबको बराबर माना गया है, लेकिन आज तक देखा गया पिछले रिकॉर्ड, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रिकॉर्ड के अनुसार कि जिस देश में यदि अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो बहुसंख्यक दबाव में बह जाते हैं। तो उनके संस्कृति को बचाने के लिए, उनके विशिष्ट स्थिति को बचाने के लिए कुछ ऐसे रक्षोपाय किए गए हैं ताकि उस कानूनी प्रावधान का प्रयोग करके वो अपने धर्म, संस्कृति, आस्था को बचाए रख सके। अब देखिए एक और चीज कि भाग 4 के मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। अर्थात भाग 4 का जो मौलिक कर्तव्य होता है वो सभी नागरिकों पर लागू होंगे। कोई भी नागरिक उसमें ये नहीं कह सकता है कि इसके कारण, यानी कि भाग 4 में संबंधित जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके कारण हमारी कोई एक क्या है अधिकार प्रभावी हो रहा है, आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। ये सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है। और ध्यान रखिएगा कि ये सब जो है क्या कहते हैं, मूल अधिकार से संबंधित जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं वो उसके लिए जब उल्लंघन होगा तो आप जानते हैं संवैधानिक उपचार के तहत उसमें आदमी जाएगा, और बाकी जो होगा वो कानूनी होता है।
तो यहाँ पे सब मूल अधिकार के अंदर में है। यदि इनका हनन होगा तो फिर वो संवैधानिक उपचार के तहत उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। हाँ, तो फिर से देखिए, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। अब देखिए वर्तमान में हमारे यहाँ क्या उनकी जो संख्या है, जनसंख्या और शिक्षा, हमने दोनों संबंधित एक छोटा सा डाटा रखा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। भारत में जो मुसलमानों की आबादी है वो 14.2% है। याद रखिए कितना है, 14.23%। ये आपका 11 के जनगणना के अनुसार है 14.23%। और उनमें शिक्षा जो है वो 68.5% है। याद रखिए, ये आबादी है या शिक्षा है। इसके बाद ईसाई जो है वो भारत में 2.3% हैं और उनमें शिक्षा जो है 84.5। इसके बाद सिख जो है वो 1.72% है और उनमें शिक्षा जो है 75.4% है। बौद्ध जो है, बौद्ध की आबादी भारत में 0.70% है और उनमें शिक्षा जो है 81.3% है। और जैन समुदाय जो है वो 0.37% है और उनमें शिक्षा 94.9% है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछ दे कि निम्न में से कौन सा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो ध्यान रखेंगे जैन समुदाय 94.3%। पारसी समुदाय के बारे में कोई स्पष्ट सुलेख डाटा नहीं था तो हमने उसको नहीं लिखा है। अब देखिए, अल्पसंख्यकों से संबंधित सरकारें जो हैं बहुत सारे प्रोग्राम लाते रहती हैं, जिनमें प्रधानमंत्री स्तर से 15 सूत्री कार्यक्रम चलते हैं, वो अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। और वर्तमान में भारत में 90 जिले जो हैं वो अल्पसंख्यक बहुल हैं। अल्पसंख्यक बहुल मतलब उनकी आबादी जो है 30-40% से ऊपर है, वहाँ पे 90 बहुल जिले हैं। एक समय ये गणना प्रारंभ हुई थी 1987 में। 1987 में सबसे पहले अल्पसंख्यक जिलों को पहचान करने का प्रयास प्रारंभ किया गया। उस समय कम था, मतलब 40-45 के आसपास था। और वो जो गणना हुई थी 1971 के जनगणना के आधार पर थी। और उन जिलों यानी कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों को विकास के लिए 8 सूत्री कार्यक्रम लाए गए या 8 बिंदुओं के आधार पे मापा गया कि आखिर इनमें विकास कहाँ तक हुआ है। उसमें सम्मिलित था महिलाओं में शिक्षा, रोड, स्वच्छता, शौचालय, इन सब चीज़ों को उसमें करके 8 चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। और उस आधार पर उनके विकास के लिए एक अलग रूपरेखा अपनाई गई ताकि वो जो जिले हैं, अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं, उनको थोड़ा सा विकास में आगे बढ़ाया जाए। तो कब हुआ था? 1987 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1987 में, 1971 की जनगणना के अनुसार। और वर्तमान में 90 जिले, याद रखिए जिस समय मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसमें 90 जिले जो हैं वो भारत में अल्पसंख्यक बहुल हैं। तो ये था हमारे अल्पसंख्यकों से संबंधित एक विशिष्ट डाटा, विशिष्ट समझ और विशिष्ट बातें जो परीक्षाओं में बहुधा आपसे पूछ सकती हैं और आप ये ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि हमारे संविधान में किसी भी वर्ग को, किसी भी समूह को, किसी भी आबादी को विशिष्ट स्थान नहीं प्रदान किया गया। सिर्फ एक बाड़ा बना करके या एक यूँ कहिए कि एक संवैधानिक रेखा बना करके उनकी अपनी विशिष्ट स्थिति को बनाए रखने का कानूनी आधार प्रदान किया गया है। अब देखते हैं अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। अब देखते हैं अल्पसंख्यक आयोग को। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग जो वर्तमान में हमारे यहाँ है एक वैधानिक निकाय है, अर्थात यह संसद के द्वारा बनाई गई है। और पहले ये एक कार्यकारी निकाय थी जिसे 1992 में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत एक वैधानिक दर्जा इसे प्रदान कर दिया गया। तो इसको देख लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले 1978 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा इस आयोग की स्थापना हुई। अर्थात पहले यह एक कार्यकारी निकाय थी, अर्थात गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग को, जो अल्पसंख्यकों के मामले को देखता था अलग रूप से। इसके बाद 1984 में इस आयोग को गृह मंत्रालय से हटाकर कल्याण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। कल्याण मंत्रालय, जन कल्याण मंत्रालय उसमें नया नया बना था, उसी के अधीन से क्या किया गया, कब किया गया? 1984 में। ये परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछेगा, ये सिर्फ हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। कालांतर में जब 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में अल्पसंख्यकों के परिभाषा को, अल्पसंख्यकों के विशिष्ट हितों को
क्या कह सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, कबूल कर लिया गया, मान लिया गया। तो उसी दिवस से हमारे पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद मतलब 92 के बाद भारत सरकार ने भी इस ओर कदम उठाते हुए इसे जो अल्पसंख्यक आयोग था उसे एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया। और किसके अधीन किया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसे एक वैधानिक दर्जा मिला। क्या मिला? वैधानिक दर्जा मिला। कब? किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। और भारत में एनएमसी जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो भारत में भी इसको मनाती है, 18 दिसंबर को ही मनाती है। और देखिए, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वैधानिक, याद रखिए मैंने लिख दिया वैधानिक, पहले तो 78 में की गई थी, उसमें आयोग की, लेकिन नहीं, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग वैधानिक रूप से प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में हुई। और न्यायमूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मोहम्मद सरदार खान जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, वो 1993 से 96 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। कौन रहे थे? मोहम्मद सरदार खान उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश थे। इसके बाद वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। और जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो उस समय देख लेंगे कि करंट में क्या है। अब देखिए, जो मैंने अभी इतनी बातें बोली इसमें परीक्षाओं में कैसे पूछेगा कि भारत में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत। और 1993 में ही, मैंने शुरू में ही बताया कि 1993 में ही कुछ समुदायों को इसमें शामिल किया गया। और कालांतर में जनवरी में एक और समुदाय, जैन समुदाय को भी इसमें शामिल कर दिया। प्रारंभ में इसमें 5 ही समुदाय को शामिल किया गया था, बाद में जैन समुदाय को भी शामिल किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय में ध्यान रखिएगा, मूल रूप से संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि कौन होंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों के निर्धारण का जो मामला है केंद्र सरकार का है और वो राष्ट्रीय स्तर पे इसका निर्धारण कर सकती है। वर्तमान यही स्थिति है। हालांकि बहुत सारे क्या कहते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि भाई ये जो है ये गलत है, और थोड़ी बहुत गलत लगती भी है, लेकिन इसको आप बहुआयामी दृष्टि से देखेंगे तो वो उतनी गलत नहीं है जितनी गलत बताया जाता है कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण छोटे स्तर पर, राज्य स्तर पर हो, ताकि वहाँ जो समुदाय अल्पसंख्यक हो चुके हैं उनको भी कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जाएं ताकि वो विकास कर सके। हालांकि कि ये जो मामला है वो न्याय का है, और एक समय सुप्रीम कोर्ट ने माना भी कि हाँ इसका होना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार ये करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर ही होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति यही है। वो एक अलग कथा कहानी हो जाती है, राजनीतिक स्तर पर मामला आने लगता है, फिर कोर्ट के बहुत सारे क्या कह सकते हैं लिखित जो आदेश जारी करते हैं वो मामले आने लगते हैं। तो मैंने उन सबको हटा करके सिर्फ परीक्षोपयोगी दृष्टि से इसको रखा है। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार खान जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वैधानिक रूप से जो पहला 1993 में बना, उसके पहले 78 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा बना था। परीक्षाओं में ये पूछ ले तो वो कार्यकारी था, अभी वैधानिक। वर्तमान में इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं वो इसके अध्यक्ष। अब देखिए इसकी जो संरचना होती है कैसे होती है, तो ये बहुस्तरीय या बहुसदस्यीय आयोग होता है। अल्पसंख्यक आयोग जो होता है बहुसदस्यीय होता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 लोग और होते हैं, 5 सदस्य और होते हैं। और इन सब का चुनाव जो होता है वो इन्हीं अल्पसंख्यक समुदाय से किया जाता है, बाहर से नहीं होगा, इन्हीं अल्पसंख्यक समुदाय से किया जाएगा। यानी कि 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हीं से इस आयोग के सदस्यों की संरचना बनेगी। और इनकी सेवा शर्त भत्ते जो है वो केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय इसको तय करता है। कौन करता है? अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय होता है वही इनकी सेवा शर्त को तय करता है। और साथ ही इनके सदस्यों का इनकी जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है। तो जब परीक्षाओं में ये पूछे आपसे कि अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनका अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल के लिए होता है। इनका चुनाव कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। योग्यता क्या होती है? तो इनकी एक योग्यता कोई स्पष्ट नहीं लिखी गई कि ये होगी। जो इस मामलों के मतलब अल्पसंख्यक संबंधित मामलों के या सरकार को लगे कि हमें
कुछ विशिष्ट मामलों के जानकार लोगों को रखना चाहिए, तो जो उसमें मेधावी लोग हैं, जो दक्ष लोग हैं, उनका चुनाव कर सकती है। ठीक है, तो यह एक बहुस्तरीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है। स्तरीय गलत लिखा गया, सदस्य होगा। बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं। इनका नामांकन केंद्र सरकार योग्यता के आधार पर करती है तथा वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्त इत्यादि का निर्धारण केंद्र सरकार, अल्पसंख्यक के जो मामले के मंत्रालय होता है उन्हीं के द्वारा ये होता है। इनका जो कार्यकाल होता है 3 साल का होता है, मैंने वो पहले भी बोला, और ये 3 साल से पहले भी केंद्र सरकार को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये इनके संरचना, वेतन भत्ते एवं कार्यकाल है। अब है इनकी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं वो कब होता है, तो ये प्रायः 1 वर्ष पर रिपोर्ट जारी करते हैं और इनके जो रिपोर्ट जारी होते हैं उसको संसद में रखवाया जाता है। यदि मामला संबंधित विधानमंडल का है तो विधानमंडल के पटल पर भी वो मामला रखवाया जाता है। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनके मामले को बहुत सूक्ष्मता से देखा जाता है, बहुत ही तत्परता से भी देखा जाता है और बहुत ही दबाव से भी देखा जाता है। और इन्होंने जिन जिन विषयों पर चिंताएं जाहिर की हैं उसको सरकार देखती है, ध्यान लाती है, और यदि ध्यान नहीं देगी तो उसका कारण बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आयोग रिपोर्ट आई और उसे उठा के रद्दी टोकरी में डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उस पूरे रिपोर्ट को देखा जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा और सदन पर उस पर परिचर्चा होगी। सरकार उस पर बताएगी कि हम किस किस चीज़ पर क्या काम कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे, वो कारण देना होगा। और वो मुंह से नहीं देना होगा, लिख करके देना होगा कि हाँ हम इस पर, इस विषय वस्तु पर, इस क्या कह सकते हैं उन्हें, संभव नहीं होने के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या हम इसे करेंगे तो बाद में करेंगे, जो भी होगा मामला वो लिख करके देंगे। यानी कि आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ही समर्थवान, ताकतवर रिपोर्ट होती है। इसके अलावा आयोग का जो वजन होता है, संवैधानिक वजन होता है, वो ये होता है कि आयोग किसी को भी, मतलब अल्पसंख्यक आयोग जो है किसी को भी सम्मन जारी कर सकती है, किसी को भी बुला सकती है, किसी भी पद प्रतिष्ठा सरकारी संस्था को से रिपोर्ट मांग सकती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम आपको नहीं देंगे। हालांकि मामला यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आगे पीछे मामला हो सकता है, लेकिन साधारणतः चीज़ों में कोई भी संस्था, कोई भी समूह, कोई भी सदस्य इसे मना नहीं कर सकते हैं। ये आयोग का क्या कह सकते हैं, संवैधानिक स्थिति है, पदभार है। तो ये था हमारा अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में फिर से ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं, और इन सभी का जो चुनाव होता है केंद्र सरकार करती है, और ये जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हीं में से किया जाता है, और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, और इनके वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय करती है। और ये 3 साल से पहले भी अपने त्यागपत्र केंद्र सरकार को संबोधित करके दे सकते हैं। और साथ ही ये जो अल्पसंख्यक आयोग होता है वो किसी को भी अपने मामले के लिए जांच के लिए सम्मन जारी कर सकती है। अल्पसंख्यक के किसी भी मामले को देख सकती है, समझ सकती है और उस पर रिपोर्ट बना सकती है, और इनके रिपोर्ट को संसद में रखा जाता है, या किसी विधानमंडल का मामला है तो विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा, उस पर परिचर्चा होगी, सरकार को कार्रवाई करनी होगी, और यदि नहीं करेगी सरकार कार्रवाई तो क्यों नहीं करेगी वो लिख के देना होगा। अब देखिए, ये जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, ये अल्पसंख्यक आयोग है, ये क्या करेगी, करती क्या है, तो हमने ये सारा चीज़ बताया कि ऐसे ऐसे काम को करती है। साथ ही ये अल्पसंख्यकों के मामले को इस स्तर पर देखती है कि सरकार ने जो अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो कार्य किया, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो प्रोग्राम लाए, वो कहाँ तक आगे गई, कहाँ तक बढ़ी, अल्पसंख्यकों को उससे कितना फायदा हुआ, फायदा मिला कि नहीं मिला, और यदि मिलने में कठिनाई हो रही है तो क्या कठिनाई हो रही है। और साथ ही कहीं पे बहुसंख्यक प्रभाव तो अल्पसंख्यकों पर नहीं पड़ रहा है, कहीं उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि, स्थिति और संस्कृति जो है प्रभावित तो नहीं हो रही है। यदि प्रभावित हो रही है तो उसे कैसे बचाया जाए, इन सब बिंदुओं को वो एक हमेशा प्रत्येक साल रिपोर्ट बनाती है, और आवश्यकता पड़ी तो 1 साल से पहले भी रिपोर्ट बना सकती है, और फिर रिपोर्ट को रखे जाते हैं। तो ये है अल्पसंख्यक आयोग के बारे में एक मोटा मोटी बात और समझ। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।